नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,60,384, क्योर हो चुके हैं 1,94,324, डेथ हो चुकी है 12,237 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 51,935, क्योर हो चुके हैं 59,166, डेथ हो चुकी है 5,651 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 27,704, क्योर हो चुके हैं 17,455, डेथ हो चुकी है 1,904 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,261, क्योर हो चुके हैं 6,533, डेथ हो चुके हैं 506 की। सिक्किम जो कि पहले ग्रीन जोन में था, उसमें अब एक्टिव केसेस 66, क्योर हो चुके हैं 4 और डेथ हो चुकी है 0 की। और इसी के साथ आज हम बताते हैं कि सिलीगुड़ी नगर निगम से 2 और कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई हुई है। सिलीगुड़ी नगर निगम के 4 नंबर वार्ड और 46 नंबर वार्ड से जो 2 रिपोर्ट है वो सामने आई है। इसी के साथ अगर हम बात करें खोरीबारी की, तो खोरीबारी के जो ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग है वहाँ से जो खबर आ रही है कि वहाँ पर एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और वो एक दवाई दुकान उनकी थी और उस पर वो काम करते थे। उनके संपर्क में आए हुए 6 लोगों को फांसी देवा क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है और उन्हें सिलीगुड़ी के जो माटीगरा स्थित चैंग अस्पताल है, कोविड अस्पताल, वहां पर उन्हें भेजा गया। इसी के साथ अगर बतासिया की बात करें तो बतासिया में 70 वर्षीय एक पुरुष जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 55 वर्षीय एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसी के साथ हाथीघीसा में भी 55 वर्षीय एक महिला जो है वो कोरोना संक्रमित है। और अलीपुरद्वार की अगर पिछले 24 घंटे में बात करें तो वहां पर 28 मामले जो है वो है। आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि जो इंडिया और चाइना के बीच जो झड़प हुई थी उसमें हिंदुस्तान के जो 20 जवान शहीद हुए हैं और पश्चिम बंगाल राज्य के जो शहीद हुए हैं जवान, उनको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। तो हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल के 2 शहीद जवानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देगी ममता सरकार। एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए बंगाल के 2 जवानों के परिवारों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के राजेश ओराव और अलीपुरद्वार जिले के विपुल रॉय समेत 20 भारतीय शहीद हुए हैं। ये जो ऐलान किया है ममता बनर्जी जी ने, वो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं भारत चीन को देगा मुंह तोड़ जवाब। आइए सुनते हैं विस्तार से। भारत चीन को देगा मुंह तोड़ जवाब, शुरू की गई तैयारियां। सैन्य टुकड़ियों की वापसी पर रोक, छुट्टियां भी रद्द, सीमा के गांव कराए जाएंगे खाली। लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेह और आसपास की सीमाओं पर सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही लद्दाख में तैनात सेना की जिन यूनिट्स की पीस स्टेशन की और वापसी होनी थी उन्हें वहीं रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। कश्मीर के विभिन्न इलाकों में तैनात सेना की यूनिटों को भी अग्रिम मोर्चे की ओर रवाना किया गया है। साथ ही लद्दाख के आसपास के इलाकों में तैनात दूसरी यूनिट्स को भी मूवमेंट के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। अग्रिम मोर्चे पर तैनात सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द की जा चुकी है। साथ ही सभी जवानों को स्पष्ट निर्देश है कि मोर्चे और तैनाती संबंधी जानकारी किसी से भी साझा नहीं किया जाए। यहां तक कि पारिवारिक सदस्यों से भी इस संबंध में कोई चर्चा न करने की हिदायत दी गई है। हिंसक झड़प के बाद जल, थल और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। तीनों सेनाओं का अलर्ट रहने का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हुई बैठक में लिया गया। 3,500 किलोमीटर की चीन सीमा पर भारतीय सेना की कड़ी नजर है। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीनी नौसेना को कड़ा संदेश भेजने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना भी अपनी तैनाती बढ़ा रही है। भारत चीन को देगा मुंह तोड़ जवाब, शुरू की गई तैयारियां। सैन्य टुकड़ियों की वापसी पर रोक, छुट्टियां भी रद्द, सीमा के गांव कराए जाएंगे खाली। लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के तो
तो इसी के साथ बढ़ते हुए जो भारत और चीन में जो झड़प हुई थी, हमारे जो जवान शहीद हुए थे, अलीपुर द्वार के ही एक विपुल दास जी जो है वो भी शहीद हुए थे, माफ़ कीजिएगा विपुल रॉय शहीद हुए थे। और उनका जो शव है, उनका जो पार्थिव शरीर है, आज उनकी घर लौट रही है। और इससे पहले की क्या कुछ स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं। उत्तर बंगाल में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अलीपुरद्वार में भी इसी प्रकार से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कल के रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीपुरद्वार में 28 नए कोविड-19 के संक्रमित पाए गए हैं। इससे कुल संक्रमितों की संख्या 106 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी को तापसी खाता कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसमें से एक व्यक्ति अलीपुर शहर का है, जबकि अन्य सभी जिले के विभिन्न इलाकों के हैं। आपको बता दें कि जब से प्रवासी श्रमिकों का आगमन उत्तर बंगाल में शुरू हुआ है, तब से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। माफ़ कीजिएगा, ये अलीपुर द्वार की ही स्थिति है, लेकिन वहाँ पर पिछले 24 घंटे में जो है 28 रिपोर्ट कोरोना के पाए गए हैं, वो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। और जो विपुल रॉय जी की पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुँचने से पहले की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले जसरीत, हम कहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं? जलपाईगुड़ी के एक अस्पताल में एक आदमी एडमिट थे, उनकी वहाँ पर रिपोर्ट कही जा रही है कि पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो आपको सीधा ले चलते हैं, वहाँ की स्थिति दिखाते हैं। जलपाईगुड़ी के एक नर्सिंग होम में कोरोना संक्रमित पाए जाने से किया इनकार। खबर है कि जलपाईगुड़ी शहर के गैर सरकारी नर्सिंग होम में एक व्यक्ति का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जब यह व्यक्ति इस अस्पताल में भर्ती था, उस समय कोरोना पॉजिटिव नहीं था, और जब उसको सिलीगुड़ी स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, उस समय वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसलिए इस अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। चिकित्सा का काम स्वाभाविक रूप से चल रहा है। अस्पताल के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सुजय रॉय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोई संक्रमित नहीं पाया गया है। कोविड-19 के लिए नियुक्त ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी सुशांत रॉय ने बताया कि बुधवार को जलपाईगुड़ी में कोई भी कोरोना का नया संक्रमण का मामला नहीं आया है। उन्होंने बताया कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है और काफी संख्या में मरीज अस्पताल से ठीक होकर वापस लौट रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि लोग सतर्क रहे। সুজয় রায় জলপাইগুড়ি মেরিনা মেডিকেল সেন্টারের পিআরও। গত 2 তারিখ জলপাইগুড়ি নিউটাউন পাড়ার এক বয়স্কা মহিলা, 84 বছর বয়সের বয়স্কা মহিলা আমাদের নার্সিংহোমে এসে ভর্তি হন। ওনার কোমরে চোট লেগেছিল এবং গত 12 তারিখ ওনাকে শিলিগুড়িতে রেফার করা হয়। বেসরকারিভাবে গত 15 তারিখ আমাদের কাছে খবর আসে উনি কোভিড-19 পজিটিভ। এরপর জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রশাসকরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের নির্দেশে পেশেন্টের সাথে চিকিৎসার সাথে যুক্ত যে সকল ডাক্তারবাবুরা এবং যে সকল স্বাস্থ্যকর্মীরা ছিলেন তাদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়। এরপর গতকাল জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে এবং শ্রী সৈকত চ্যাটার্জি মহাশয়ের উপস্থিতিতে আমাদের নার্সিংহোমকে স্যানিটাইজ করা হয়। যদিও আমরা প্রতিনিয়ত 3 বেলা করে নার্সিংহোমকে স্যানিটাইজ করে থাকি, জলপাইগুড়িবাসীর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরা আমাদের সকল পরিষেবা যেভাবে আমাদের চালু ছিল ঠিক সেভাবে চালু রেখেছি এখন অবধি, এবং সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা সকল জলপাইগুড়িবাসীর কাছে অনুরোধ করব, আপনারা আতঙ্কিত হবেন না। আজকে এই যে করোনা ভাইরাস, এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কিন্তু আমাদের সবাইকে হাতে হাত মিলিয়েই লড়তে হবে। জলপাইগুড়িতে জায়গাটা খুব পরিষ্কার। আমাদের কিউমুলেটিভ যা আজ পর্যন্ত হয়েছে 226 জন। আমি জানি কোথা থেকে কে কি নিউজ পাচ্ছে, আমার কাছে তথ্য আছে হাতে। জলপাইগুড়ির এই মুহূর্তে যেটা পিকচার, সেটা টোটাল পজিটিভ কেস আমাদের 226। আমাদের এখান থেকে ভালো হয়ে চলে গেছেন 123। তার মানে এটা 55-56% ভালো হয়ে চলে গেছেন। অ্যাক্টিভ কেস এই মুহূর্তে 12টার সময়, 12টার খবরটা বলছি, এটা 106 জন আমাদের এখন মানে অ্যাক্টিভ কেস আছেন। তাদের মধ্যে আজকে নেই করেও প্রায় 18-19 জন মতন ডিসচার্জ হবেন, এটা আমরা আশা রাখছি। সুতরাং এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি যথেষ্ট ভালো জায়গায় আছে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। আপনাদের বলেছিলাম আমরা সেফ হোম যাচ্ছি, আগামীকাল থেকে আমরা সেই সেফ হোমগুলো একেবারে খুলব। তো অ্যাসিমটমেটিক পজিটিভ কেস জোনটা আমরা সেখানে রাখবো জাস্ট কোয়ারেন্টাইন করার জন্য। আর এখানে আমরা যেটা মূলত ভাবছি সেটা হচ্ছে যে সিমটমেটিক কেসদের জন্য রাখতে চাইছি, যাতে সিমটমেটিক অ্যাসিমটমেটিক মিলেমিশে একাকার না হয়ে যায়।
অ্যাসিমটোমেটিকরা আবার সিমটোমেটিক কাছ থেকে ইনফেক্টেড হবে, সেটা যাতে না হয় সেখানেও আমরা খুব নজর রাখছি। আমরা বলছি না যে এই রোগটা নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত ভেবে চলেছি, প্রতিনিয়ত চিন্তাভাবনা হচ্ছে, রিসার্চ হচ্ছে। সেই হিসেবে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের বাইরে থেকে লোক আসা এখন প্রায় কমে গেছে, আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। নেই, আমাকে মেয়ে নার্সিংহোমের প্রোপাইটার আমাকে ফোন করেছিলেন, আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় বলেছি দেখো নার্সিংহোম বন্ধ করা ঠিক নয়, যে ঘরটাতে হয়েছে করার দরকারও নেই, যে সেই ঘরটাকে কোয়ারেন্টাইন করো, ওই পেশেন্টের যে রাস্তাটা ছিল সেই জায়গাগুলোকে টোটালটাই তোমরা স্যানিটাইজ করো। ওনারা করেছেন। সুতরাং আর ওখানকার যারা চিকিৎসক আছেন তাদের ওনারা নিজেরাই টেস্ট করেছে, একটু আগে আমি খবর পেলাম, রিপোর্ট আমি জানি না কী হয়েছে, রিপোর্ট আসেন সময় লাগবে। সেগুলো অলরেডি আমাদের নজরে আছে, আমাদের যা যা করবে আমরা সব কিছু। মানে একটাই কথা বলবো, সে প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, দয়া করে এখন 3-4টে জিনিস যোগ হবে। একটা হচ্ছে যে মাস্ক পরা, ডিস্টেন্স মেনটেন করুন, হাতে সাবান দিন ভালো করে, যখন বাড়িতে যখন ঢুকবেন যেগুলো এক্সপোজড পার্ট থাকে, মুখ, ঘাড়, পিঠ, হাত পা যেগুলো থাকে সেগুলো ভালো করে সাবান দিয়ে ধুন। আমি কিন্তু ধুই রোজ, এটা বারবার বলছি, আমি যতবারই বাড়িতে দুবার করে ঢুকি দুবারই কিন্তু আমি এই জিনিসটা করি সাবান দিয়ে, সেটা করতেই হবে। আর ডিস্টেন্সটা খুব ভালো করে মেনটেন করুন, কারণ অ্যাসিমটোমেটিক কেস তো থাকবেই, সেগুলোকে নিয়ে আমি আপনি কিছুই জানি না। আর গুজব রটাবেন না, আইন নিজের হাতে নেবেন না। গত 2 দিন ধরে আমরা খুব লক্ষ্য করতে পারছি যে কিছু কিছু জায়গায়, কালকে রাত্রিবেলাতেও আপনারা শুনেছেন, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন, বেলাকোবা হসপিটালের সামনে একটা খুব গণ্ডগোল হয়েছিল, আমরা এখান থেকে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে সেটা করেছি। মাঝে মাঝে কেউ না কেউ একটা গুজব ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাতে মানুষ কন্টেনমেন্ট জোনে একটা সমস্যা হয়েছিল। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, সমাজটাকে নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি, স্বাস্থ্যকর্মীরা সবাই, আপনারা প্রেস, পুলিশ সবাই কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করি। 4 মাস ধরে কিন্তু আমাদের বাড়িঘর নেই। সুতরাং সেখানে যদি কিছু মানুষের খামখেয়ালিপনাতে যদি সমাজে কোনো একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, এটা অত্যন্ত দুঃখের। এবং আমি পুলিশ প্রশাসনকেও বলেছি যে কড়া হাতে এটা দমন করতে হবে, এটা বাড়তে দেওয়া। हम कोरोना वायरस को लेकर के आपको नई नई अपडेट्स देते ही रहते हैं और कोरोना वॉरियर के तौर पर आप देख रहे हैं आज हम अनलॉक डे 18 में आ पहुंचे हैं। इसी बीच अगर हम बात करें कि जो देश के वास्तव में योद्धा है हर रूप से, वो जिस तरीके से बॉर्डर पर रह करके हमारी सेवाएं दे रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसी ही एक शख्सियत के घर के इलाके की स्थिति हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि भारत और चीन के युद्ध में वो शहीद हो गए हैं और उनके पार्थिव शरीर घर पहुंचने से पहले वहाँ की स्थिति क्या है वो दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि चीन की इन हरकतों को देख करके एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप क्या सोचते हैं? चीनी सामानों का बहिष्कार को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या हिंदुस्तान में जिस तरीके से, या फिर अगर हम सिलीगुड़ी की बात करें, यहाँ के जो विख्यात मार्केट है, हांगकांग मार्केट की बात करें, वहाँ पर चीनी सामान जो है वो बिकते हैं, भारी तादाद पर बिकते हैं और जहाँ से भी लोग आते हैं इसे खरीदने के लिए, लोग काफ़ी संख्या में खरीदते हैं और इसकी खरीद बिक्री जो है वो भी दमदार तरीके से चलती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में लोगों का खून जो है खौल रखा है और चाइनीज प्रोडक्ट को, चाइनीज सामानों के बहिष्कार पर रोज रैली आप देख रहे हैं, मार दंगे देख रहे हैं और पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी भी देख रहे हैं, ऐसी स्थिति देख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, जिससे आपकी सोच, आपकी राय दूसरों तक पहुंच सके। फिलहाल हम आपको अलीपुरद्वार की स्थिति दिखाते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते शहीद हुए अलीपुरद्वार जिले के समुकतला थाना क्षेत्र के बिंदीपाड़ा टेटपाड़ा गांव के जवान विपुल रॉय के शव को आज उनके पैतृक गांव लाया जा रहा है। दिल्ली से वायुसेना के विमान से उन्हें पहले हांसीमारा वायुसेना छावनी में लाया जाएगा और फिर वहां से सड़क मार्ग से उनके गांव में लाया जाएगा। गांव वासियों के अंतिम दर्शन के बाद यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर शहीद के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही उनके गांव में लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विपुल 36 वर्ष के थे और जब उनके परिवार वालों को उनके शहीद होने की खबर प्राप्त हुई तो उनके घर में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार विपुल करीब 19 साल पहले भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उनका परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली के आर्मी क्वार्टर में रहने वाली उनकी पत्नी और 5 साल की नन्ही बेटी को लेकर गांव और परिवार के लोग चिंतित हैं। उनके बुजुर्ग माता पिता के साथ एक भाई गांव में रहता है। विपुल के पिता ने बताया कि 5 महीने पहले विपुल गांव आया था।
कहकर गया था कि इस टूटे हुए घर की जल्द मरम्मत कराएगा। अब उसके शहीद होने की खबर आई है। उन्होंने कहा कि कल तक हमारे परिवार में जो खुशियां थी आज सब उजड़ चुकी है। অবস্থা সবাই মর্মাহত। এরা তো কান্নাকাটি করে মানে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়। হ্যাঁ, ওনাদের কথা আর কি বলবো, সামলানোই যাচ্ছে না এরকম একটা পরিস্থিতি। এই পর্যন্ত লাস্ট যেটা ফোন করলাম সিওর সঙ্গে কথা হলো, সেখানে আমি ফোনে পাইলাম কি যে আজকে বিপুলকে হাসি মেলাতে নিয়ে আসবে, সেটা 5টার পরে। তো ওর ফ্যামিলি আছে আলাদা জায়গায়, ওর ফ্যামিলি এবার কালকে আসতেছে। তো এর জন্য আমি অবজেকশন করলাম, বললাম যে আবেদন করলাম, বললাম যে যদি ওর ফ্যামিলি কালকে আসতে না পারে, আজকে আসতে না পারে, কালকে আসে, তাহলে বিপুলকে আজকেই পাঠালো, ফ্যামিলিকে ছাড়া কি সৎকার করা যাবে? এটা তো হয় না। তো আমি বললাম যে আমার তরফ থেকে আমি বললাম যে দুইটা কি অ্যাড করা যায় না, একই সঙ্গে হাসিমারে পৌঁছে যায় না, ফ্যামিলিকে এবং ডেড বডিকে। তো সিও সাহেব বললো যে ঠিক আছে, এই ব্যাপারে আমি দেখতেছি, হ্যাঁ, কী করে একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, হাসিমারে পৌঁছে যায়, এটা আমি দেখি। মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে আমাদের পরিবারের কথা তো মানে কিছুই বোঝাই যাচ্ছে না, মানে কান্নাকাটি করে ভেঙে পড়ে গেছে। এনাদের কথা কোনো শোনাই যাচ্ছে না, কিছু বলতে গেলেই কান্নাকাটি করে। হ্যাঁ, আর বলতেছে মনের ভাব যেটা বলতেছে যে এটার মানে একটা প্রতিবাদ করা হোক, এটার অ্যাকশন নেওয়া হোক, এটা আমরা মেনে নিতে পারতেছি না। গ্রামবাসীও তাই বলতেছে, এটা আমরা মেনে নিতে পারতেছি না, এটার আন্দোলন করা হোক, এটা রীতিমতো একটা প্রতিবাদ করা হোক, অ্যাকশন নেওয়া হোক। विपुल रॉय। तो ये हमने आपको दिखाई अलीपुरद्वार की स्थिति। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं करशम में किया गया सैनिटाइज। तो आपको वहाँ की कुछ स्थिति दिखाते हैं कि ये बहुत आवश्यक कार्य है जो बहुत अच्छी तरीके से करना ही चाहिए। सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों ही वह कार्य है जो रोज़ हमें मतलब ध्यान में रखते हुए करने चाहिए सारे कार्य इसको। और अभी फिलहाल आपको दिखाते हैं करशम की एक स्थिति। दार्जिलिङ महकुमा अन्तर्गत रङबुल ग्राम पञ्चायत क्षेत्रको सिधा लाइन परिवार समाज गाउँदेखि गोर्खा बस्ती मखमली सङ्घसम्म युवाहरू मिलेर सेनिटाइज गर्ने कार्य गरेको छ। यस विषयमा नित्य संघको सदस्य सुरेन राईले, गोजोमोमो केन्द्र सदस्य राजेश चौहान, दावा माइला डुक्पा, लक्ष्मण ठकुरी अनि अन्यलाई धन्यवाद दिएका छन्। विशेष गरी मोर्चाबाट मणिकुमार राई, एनोसहाङ सुब्बा, वीरेन छेत्री, चन्द्र तामाङ, गौतम छेत्री, उमेश तामाङ, विकास लामाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। दार्जिलिङ तो हम विभिन्न जगहों की स्थिति दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको कालिम्पोंग की स्थिति दिखाते हैं, जहां पर आईसीएसई के जो बोर्ड के प्रमुख है उनका एग्जाम को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के क्या कुछ बातें वो बता रहे हैं, वो आप सुनिए। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्थगितमा रहेको आईसीएसई स्कुलको रहल परीक्षा अब चाँडै सुरु हुने भएको छ। तथापि यस विषयमा धेरै अन्यलता भइरहेको बारे आईसीएसई बोर्डका स्ट्यान्डिङ कमिटी सदस्य कप्तान प्रकाशमणि प्रधानले विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदै वर्तमानमा स्कुलबाट वितरण गरिएको फर्ममा नानीहरूले परीक्षा गर्ने पक्षमा भरिदिनुपर्ने अपिल गरेका छन्। यो अलिकति म छोटकरी म यसको ब्याकग्राउन्ड भन्छु। यो केस चाहिँ 10 दिन जस्तो अगाडि बम्बे हाइकोर्टमा एकजना पेरेन्ट एडभोकेट अरविन्द तिवारी भन्ने पेरेन्ट, जसको नानीले चाहिँ आईसीएसई एक्जाम दिँदैछ, उहाँले चाहिँ फाइल गर्नुभएको थियो। किनभने बम्बेमा युनिभर्सिटीहरू एक्जामहरू क्यान्सल भयो। युनिभर्सिटी एक्जाम क्यान्सल हुँदा चाहिँ उहाँको आर्ग्युमेन्ट चाहिँ के थियो भने युनिभर्सिटी एक्जाम क्यान्सल हुँदैछ हैन, अन्त ड्यु टु कोभिड, अन्त युनिभर्सिटीलाई चाहिँ एफेक्ट हुने, आईसीएसई र आईएससी दिने नानी या त सीबीएसई दिने नानीहरूलाई चाहिँ एफेक्ट नहुने के ग्यारेन्टी छ। र गभर्मेन्टले 236वटा केस हुँदा 19 मार्चमा 20 मार्चमा कहिले जुन दिन लकडाउन सुरु भयो होइन, त्यति बेला 236वटा केस मात्रै थियो। 236वटा केस हुँदा चाहिँ नानीहरूलाई यो कोभिडले एफेक्ट हुन्छ भनेर बन्द गर्यो। अहिले 3 लाख केस क्रस गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नानीहरूलाई चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने उहाँको आर्ग्युमेन्ट त्यो थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले एउटा बम्बे कोर्टमा चाहिँ डिभिजन एउटा पिटिसन फाइल गरेको छ, जुन चाहिँ डिभिजन बेन्च 2टा जजहरूले उहाँलाई डिसिसन बनाएको छ। र बिचमा उहाँले पिटिसन फाइल गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि आईसीएसई बोर्डको लयर रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो। उहाँले त्यति बेला चाहिँ कोर्टले सोध्नुभयो कि सपोज अब 2टा चोइस थियो होइन, नानीहरू इक्जाम दिनु सक्छ कि सक्दैन। सक्छ भने
ओके, तर जसले सक्दैन उनीहरूलाई चाहिँ के प्रोभिजन छ? आगे बढ़ते आपको बताना चाहूंगी सुरक्षा पार्षद के स्थायी सदस्य बने भारत। तो आइए आपको वहां की एक तस्वीर दिखाते हैं। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत, निर्विरोध जीता चुनाव। भारत बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। निर्विरोध चुने जाने के बाद अब भारत 2021 व 22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन जाएगा। 193 संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए चुनाव कराया था। बता दें कि भारत पहली बार 1950 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और अब 8वीं बार यह तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने भारत। तो आपको यहाँ की हमने स्थिति दिखाई। तो नेहा जी, आगे बढ़ते हम क्या स्थिति दिखाना चाहेंगे? जसवीत, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि चाइनीज सामानों के बहिष्कार को लेकर के कल जिस तरीके से रैलियां हुई और उसके बाद इसका प्रतिवाद किया गया, चाइनीज राष्ट्रपति के भी पुतले फूके गए और ऐसी कुछ स्थिति जो है वो जलपाईगुड़ी में भी रही, जिनमें भाजपा के और बहुत सारे अन्य पार्टियों के जो है लोग भी गिरफ्तार हुए विभिन्न जगहों से। लेकिन जलपाईगुड़ी में भाजपा के कई कर्मी जो है वो वहां पर पकड़ाए और उसके बाद वहां पर आज उनको छुटाने के लिए, छोड़ने के लिए हरकम का माहौल जो है वो दिखा। तो वहां की स्थिति दिखाते। जलपाईगुड़ी के जिला सभापति बापी गोस्वामी को रिहा कराने के लिए पहुंचे सांसद जयंत कुमार रॉय के साथ हुई बदसलूकी। चीन के साथ सीमा पर हुई हिंसा के विरोध में बुधवार को भाजपा जलपाईगुड़ी जिला कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया जा रहा था। उसी समय जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने बीजेपी जलपाईगुड़ी के जिला सभापति बापी गोस्वामी सहित कुछ समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत कुमार अपने समर्थकों को लेकर थाना पहुंचे और उनको रिहा कराने की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस के इनकार करने पर उन्होंने थाना के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद काफी उत्तेजना का माहौल देखा गया। इसकी सूचना मिलते ही हेडक्वार्टर डीएसपी प्रदीप सरकार, आईसी विश्वेश्वर राय सरकार मौके पर पहुंचे और सांसद से इस संबंध में बातचीत की। এক্ষুনি আমি বলেছিলাম, কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম, প্রায় 20-25 মিনিট হয়ে গেল, আধা ঘন্টা হয়ে গেল, আমি বললাম যে আপনারা এক্ষুনি আইসি সাহেব আসুন, আমার সাথে কথা বলুন এবং এদেরকে রিলিজ করুন। তো তারা বলছে যে এক্ষুনি আসবে, এই 10 মিনিট 15 মিনিট করে এখানে ওনার সময় কাটাক। এবার আমি ওখানে বসে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ছাড়ছে না, আমাদের লোকদের যতক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ছে না ততক্ষণ আমি এখানে বসে থাকবো। जलपाईगुड़ी में शहीद हुए जवानों के लिए की गई पब्लिक रैली और साथ ही साथ कैंडल्स भी जलाए गए। तो सीधा आपको ले चलते हैं जलपाईगुड़ी और दिखाते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों पर किए गए हमले में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की घटना के खिलाफ बुधवार रात भाजपा युवा मोर्चा भाजयुमो की ओर से मोमबत्ती रैली निकाली गई। युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्याम प्रसाद के नेतृत्व में जलपाईगुड़ी के डीसीपी रोड स्थित जिला भाजपा कार्यालय से मोमबत्ती रैली शुरू हुई। दूसरी ओर मोमबत्ती रैली निकाली जाने की खबर मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर रैली को बीच रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मोमबत्ती लेकर सड़क पर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। करीब आधे घंटे तक युवा मोर्चा का प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने लोगों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने एवं चीन के दलालों से होशियार रहने के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। जवान शहीद হয়েছেন কিন্তু চীনা সেনাকে তারা ভিতরে ঢুকতে দেননি। আমাদের সেনারা তাদেরকে ঠেলে দিয়েছেন। আমাদের 20 জন প্রাণ দিয়েছেন বটে, কিন্তু 40 জন 50 জন চীনা সেনাকে হত করেছেন। তারা মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তারা কোনো মতে পিছু পা হননি। এই শহীদ জওয়ানদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আমরা রাস্তায় আজকে এসেছিলাম। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা রাস্তায় নেমেছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ, মমতা ব্যানার্জির পুলিশ আমাদের সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রাস্তায় মোমবাতির মৌন মিছিল করতে দেয়নি। और इसी के साथ बढ़ते हुए आज सिलीगुड़ी वासियों ने जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको लेकर के और चाइनीज सामानों की बहिष्कार को लेकर के सिलीगुड़ी वासियों की क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। जो इंडो चाइना बॉर्डर में जो हादसा हुआ है, 20 जवान हम लोगों का शहीद हो गया है, तो उसके ऊपर आपका क्या राय है? ये तो बहुत दुखद बात है। ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। लेकिन बात यह है कि दुख लगता है। सब मेरा भाई था, मेरा भैया भी था, अपने देश का ये क्षति हुई है। बहुत ही अफसोस की बात है।
बाइकआउट हो गया तो होना चाहिए बाइकआउट, क्योंकि ये बहुत ही सालों से दौर चलते आया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों ये ना रहे, अपना रुपया अपने देश में रहे, अपने ही साथ रहे, यही ठीक है। आपको क्या लगता है बिना चाइनीज सामान का जो जितना कम रेट में मिलता है मार्केट में चाइनीज सामान, बिना चाइनीज सामान का पब्लिक कैसे चलेगा? सरकार को सोचना पड़ेगा अभी किस तरह से चलिए, सरकार का हाथ में है। क्या हमारा भारत चाइनीज मुक्त हो जाएगा, चाइनीज सामान मुक्त हो जाएगा? हो जाएगा, एकदम 100% श्योर है, ये कोई जगह होना चाहिए। मोहम्मद इस्लाम। फिलहाल जो 2 दिन पहले इंडो चाइना बॉर्डर में जो हम लोगों का जवान शहीद हो गया, उसके ऊपर आपका क्या राय है? उसके लिए कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए इसके लिए। नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए, चाइनीज को बंद करना ही नहीं है, बंद करना नहीं है, नहीं चलना है, मगर उस पर समझौता करना है, समझौता करना है जी हाँ। दोनों जैसे इंडियन भी चल रहा था, चाइनीज भी चलना चाहिए, चलना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इंडिया का पैसा इंडिया में रहना ही बेहतर होगा ज़्यादा? नहीं तो उन लोगों का पैसा भी तो हम लोग का इंडिया में आता है ना, ऐसा कोई बात नहीं है ना, हम लोग भी तो उससे काम करते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, हम लोग का ही माल इंडिया का वहाँ सप्लाई होता है। तो आपको लगता है दोनों ही ठीक तरह से? हाँ, मिला जुला के ऊपर ये समझौता करना चाहिए। अभी सब जो है ना चाइनीज सामान उतना ज़्यादा नहीं है, कोई 3 महीने से आगे से तो वहाँ से कोई सामान नहीं आता है, उसके बाद नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है पूरा चाइनीज सामान अगर बंद हो जाए आपको कैसा लगेगा? बस हमारा बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इंडिया तो सही दवा देना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम लोग सब इंडिया में कोई जाएगा चाइना को तो वर्ल्ड का हर कंट्री का माल यहाँ मिलता है, चाइनीज नाम हो गया मार्केट का, वही है। इंडियन माल भी अभी काफ़ी चल रहा है यहाँ, मार्केट क्यों नहीं चलेगा? मार्केट तो चलेगा, चाइनीज सामान हम लोग नहीं बेचेंगे, फिर नहीं बेचेंगे, मार्केट तो चलते ही रहेगा। तो जो इंडो चाइना बॉर्डर में जो हादसा हुआ है उसके ऊपर आपका क्या राय है? बहुत दुखद घटना है, दुखद घटना, ये नहीं होना चाहिए था। तो अभी आपको क्या लगता है पूरा भारत चाइनीज सामान मुक्त हो पाएगा? इसको बंद कर दिया जाएगा, बंद कर दीजिए, अच्छा है, बंद करने से अच्छा होगा। हाँ अच्छा होगा। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को और क्या स्टेप लेना चाहिए इसके ऊपर? चाइना जो किया है हम लोग का पास बहुत गद्दारी किया है, इसको एक्शन लेना चाहिए, बंद करना चाहिए, चाइनीज आइटम को बंद करना चाहिए। क्या बोलेगा उसमें, हम लोग को इंडिया का चाइना का दोस्ती भी बनता है, फिर लड़ाई भी होता है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या स्टेप एक्शन लेना चाहिए? स्टेप लेना नहीं चाहिए, समझौता होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। आपस आदमी का फाइट लड़ेगा मरेगा, क्या फायदा? सुना जा रहा है हांगकांग मार्केट जितना भी चाइनीज सामान है सब बंद कर देगा बेचना, तो आपको क्या लगा आप भी करोगे ये सब? सब दुकानदार करने से हम भी करने पड़ेगा। आप भी करोगे सब करने से? चाइनीज माल कमती है, ज़्यादा इंडियन माल ही बिकता है। ठीक है। मेरा नाम खोकन भट्टाचार्य जी, मैं शेठ सिलाल मार्केट व्यवसायी समिति का सेक्रेटरी। तो फिलहाल जो इंडो चाइना बॉर्डर में जो हादसा हुआ है, हमारा 20 जवान मारा गया है, शहीद हो गया है, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए जो बॉर्डर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो 20 जवान, हमारा एक कॉर्नेल साहब भी है उसमें, बंगाल का 2 जवान हैं, तो इसका हम बहुत ही निंदा करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए जिस जगह में हुआ, हमारा इंडिया आज से 45 साल पहले चाइना का साथ में हमारा इंडिया का लड़ाई हुआ था, तो 45 साल में चाइना का साथ में हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा ही है, कोई ख़राब नहीं था। लेकिन देखिए बॉर्डर का हम लोग एकदम ही साधारण आदमी है, हम लोग जो न्यूज़ में देखता है या तो उसी के ऊपर में हम लोग को बात करना पड़ता है, लेकिन जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। जैसे चाइना को हम एक बात आपका थ्रू में बता देता हूँ, चाइना अगर सोचे 45 साल पहले का इंडिया और अभी का इंडिया में बहुत फ़र्क है, और चाइना का सबसे बड़ा कंज्यूम कैपेसिटी इंडिया है। इसलिए देखिए जंग लगना उतना इजी नहीं है। इंटरनेशनल कूटनीतिक में अभी क्या होता है, बातचीत होता है, जंग होना भी नहीं चाहिए। जंग होगा
तो सभी के लिए खराब है। ये नहीं है चाइना हमको छोड़ देगा और हम इंडिया वाला भी चाइना को हम अगरबत्ती से आरती उतारेगा, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस चीज़ हो रहा है, ये बॉर्डर का जो है, जो अभी उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर में आप देखा होगा टीवी में, जो जगह का है, उस जगह कितना प्रॉब्लमेटिक जगह है, उसमें हमारा इंडियन आर्मी, हम तो उसको सैल्यूट करता है, जो हमारा रक्षा के लिए जिंदगी भर हम सेफ साइड के लिए, हमारा इंडियन को सेफ साइड के लिए हमारा इंडियन आर्मी लड़ाई कर रहा है। और जो मर गया 20 जवान, उसको हम नमस्कार करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और उनका परिवार को हम ये बात बोलता हूँ, अगर हो सके तो हम आपका साथ में हैं, हमारा व्यापारी भाई आपका साथ में है। आपको मालूम है व्यापारी हर टाइम में हर इंसान का, हर दुनिया का साथ, हर सरकार का साथ में साथ देता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को और क्या एक्शन लेने से अच्छा होगा? देखिए, हम एक आम बहुत ही छोटा आदमी है, इस बारे में इंटरनेशनल लेवल में बहुत कुछ है हमारा दुनिया में, और इंटरनेशनल लेवल में देखिए अभी हमारा प्लस पॉइंट बहुत है। अभी ये कोरोना को लेकर के चाइना का पोजीशन इस टाइम में कुछ खराब है। इंटरनेशनल अंतर्जातिक स्तर पर चाइना का ऊपर दबाव है, ये तो सब जानता है। और इंडिया का साथ में देखिए, अमेरिका इंडिया का साथ में है, तो अमेरिका भी इसको फॉलो अप कर रहा है। तो हम आपको पहले ही बताया, कोई भी जंग नहीं होना चाहिए। जो भी बात है आपस में अगर बोलचाल में वो सॉल्यूशन हो जाता है, सबसे बेटर है। तो अभी आपको क्या लगता है जो चाइनीज सामान हमारा इंडिया में बिक रहा है, वो बहिष्कार होना चाहिए या नहीं? देखिए, एक बात है, अगर आपको स्पष्ट बोले तो ये हम मुंह से बोल रहे हैं हम बायकॉट करें बोल के, लेकिन चाइनीज आइटम जो ऐसा आइटम है उसको हम बिल्कुल इमीडिएट नहीं छोड़ सकता है। इसलिए नहीं छोड़ सकता है, रॉ मटेरियल्स जो भी है चाइना से आता है, और हम बोलने का, हम चाइना का आइटम बॉयकॉट करूं तो हम कर भी सकता है, लेकिन इसके लिए हमारा इंडिया गवर्नमेंट को, भारत सरकार को उसके चलते काम करना पड़ेगा। भारत सरकार को वो इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, चाइना ने जैसे डेवलप किया वैसा होना पड़ेगा। हमारा भारत का व्यापारी लोग, भारत का इंडस्ट्रियलिस्ट कम नहीं है, लेकिन फैसिलिटी चाहिए, जमीन चाहिए। एक जमीन के लिए आपको मालूम है, एक जमीन लेने के लिए कितना प्रॉब्लम होता है। अगर सरकार ने हम जैसा व्यापारी को भी अगर हेल्प करे, हम आपको गारंटी का साथ में बोलता हूँ, हम चाइनीज प्रोडक्ट बेचना बंद कर दूंगा। लेकिन आज का दिन में हम मजबूर है। अब एक चीज हम बताता है, जो देखिए हमारा यहाँ पर जो ट्रॉफी रखा है, वो ट्रॉफी पहले मुरादाबाद का फेमस था। अब दिन का दिन चाइना इतना सस्ता में इतना बढ़िया सामान निकाल दिया है, हम बाउंड टू बाई। हमको, हमारा पास कोई चारा नहीं है। हम उसमें हम देखते हैं, अगर हम मुरादाबाद वाला सामान लाता है तो वो कॉस्टिंग में नहीं पुछा रहा है, कस्टमर उसको पसंद तो जरूर करता है, लेकिन कॉस्टिंग के लिए पीछे जाता है। तो ये चीज़ है, कोई भी है, बहुत सारा आइटम, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बंद नहीं कर सकता इमीडिएटली, ये होना भी नहीं चाहिए। जो स्तर चाइना से हमारा रिलेशन चल रहा है व्यापार का, हम सोचता हूँ उसको बंद नहीं होना चाहिए, उसको फ्रेंडशिप में ख़त्म करो। एक तो देखिए, हम आज कल हम लोग, आपको मालूम है, जुलूस निकाला चाइना का अगेंस्ट में, ठीक है, हम ये नहीं, हम इंडियन हैं, हम ये नहीं चाहता है हमारा ऊपर में कोई दबाव आए, लेकिन प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल है। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोशिश करे, धीरे धीरे आज से 40 साल पहले चाइना का पोजीशन क्या था, आज का दिन में चाइना का पोजीशन क्या है, व्यापार का बात कर रहा हूँ मैंने,
तो यही चीज़ है बस। हाँ, हम बॉयकॉट करने के लिए एकदम तैयार है। साइड बाय साइड हमको उसी हिसाब से हमको सामान भी चाहिए। इसलिए सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, इंडिया में उस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी किया जाए और व्यापारी लोग को उसमें लगाया जाए, तो हम इंडिया प्रोडक्ट को सबने खरीदे, चाइना ना खरीदे, तब जाके हम सक्सेसफुल हो सकता है। हम मुंह पे बोल दिया जो चाइना का सामान बॉयकॉट करो, तब ओरिजिनली वो बॉयकॉट का रास्ता हो सकता है। तो ठीक नहीं हुआ, ये तो दोनों देश का बिजनेस है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं किया। चाइना जो किया गलती किया। और বলা যাচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টারের এবং ভারতবর্ষের 135 কোটি লোকের পুরো সাপোর্ট ইন্ডিয়ান মিলিটারির সঙ্গে আছে এবং প্রধানমন্ত্রী পুরো এই ব্যাপারে যে স্টেপ নিয়েছে খুব ভালো স্টেপ নিয়েছে এবং চায়নাকে একটা বিশাল বড় শিক্ষা দিতে হবে। নাহলে ওদের ওরা চাচ্ছে আমাদের উপর যেটা বিজনেস করে হাবি হয়েছে, ওরা চাচ্ছে আগামী দিন ইন্ডিয়াকে টাকা দিয়ে কিনে রাখবে, সেটা হবে না। এই জিনিস সহজে তো বহিষ্কার হবে না, কেন অনেকে তো দেখেন আমি তো হয়তো টাকা পয়সা ইনভেস্ট করছি, সেই ইনভেস্ট করার পরে জিনিসটা আমি ফেলা দেবো না, সেটা রিকভারি হওয়ার পরে আগামী দিনে গভর্নমেন্ট স্টেপ নিবে, আমাদের রাজ্য সরকার আছে, কেন্দ্রীয় সরকার আছে, স্টেপ নিবে, এমনি বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মেন শুধু কাপড় চোপড়ের উপরে না, যেরকম মোবাইল আছে, টিভি আছে, এগুলো জিনিসের উপরে। মোবাইলটা আমি চাইনিজ ইউজ করলাম, ইন্ডিয়ান অনেক ব্র্যান্ড বাড়াই গেছে, এই জিনিসগুলোর পুরো আমার মানে পুরো খুব থাকবে এবং চাইনিজ জিনিস আমরা আগামী দিনে বেশি করবো। আগামী দিনে আমরা মোটামুটি এখন ধরেন 80% ইন্ডিয়ান জিনিস বিক্রি করি, 100% আমাদের চাইনিজ জিনিসের দরকার পড়ে, সেটা আমরা আগামী দিনে ইন্ডিয়ান জিনিসের পুরো আমার ই থাকবে, ধ্যান থাকবে। এখন ইন্ডিয়া আদার্স কান্ট্রি মানে চায়না ছাড়া আদার্স কান্ট্রি, সে ভিয়েতনামের বিক্রি করতে পারি, বিক্রি করবো আমরা আগামী দিনে, সেটা করা স্টেপ। এটা আমাদের বিধান মার্কেট, কার্তিক ব্যবসা সমিতি, হংকং মার্কেট এবং মানে আমার মতন এরকম পুরো ভারতবর্ষের লোকই একই। আপনার কি মনে হয় আমাদের যে ভারতবর্ষ আছে চাইনিজ মুক্ত হতে পারবে, চাইনিজ জিনিস মুক্ত ভারতবর্ষের প্রতিটা লোক, শুধু গভর্নমেন্ট না, গভর্নমেন্ট তো স্টেপ নিবেই, আর প্রতিটা লোক যদি না কেনে জিনিস আস্তে আস্তে মানে গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে শহরের লোক, ছোটো শহর বড় শহরের লোক স্টেপ নেয় এবং যারা বিজনেস করে বড় বড় ইম্পোর্টাররা, তারা যদি স্টেপ নেয় যে চাইনিজ জিনিসের উপর আমরা ক্ষেত আস্তে আস্তে থাকবে না, অন্য দেশ দরকার ঠিক আছে ইম্পোর্ট করুক, আদার্স দেশে করুক, জার্মান করুক, স্পেন করুক, ইটালির করুক, আমেরিকার করুক, রাশিয়ার করুক, আদার্স কান্ট্রি করুক, মালয়েশিয়ার করুক, কিন্তু চায়নার করবে না। তাহলে ইম্পোর্টাররা যদি না করে, তাহলে আগামী দিনে কী হবে, চাইনিজ জিনিস ইন্ডিয়াতে ঢুকবে না। আস্তে আস্তে অন্য অন্য দেশের যে কান্ট্রি, বিশ্বের অন্য দেশের এগুলো দেশ আছে, চায়না ছাড়া বিশ্বে যদি 200টা দেশ থাকে, চায়না ছাড়া আমরা সব দেশে জিনিস বিক্রি করবো, শুধু চায়নার জিনিস বিক্রি করবো আগামী দিনে। ভারতবর্ষের প্রতিটা লোক পুরো মানে চাষির থেকে শুরু করে কৃষক, মানে রিক্সার থেকে শুরু করে ছোটো ছোটো দোকানদার এবং বড় বিজনেসম্যান, মিডিল ক্লাস বিজনেসম্যান এবং মানে যারা চাকরিজীবী, সবাই যদি স্টেপ নেয়, তাহলে এই জিনিসটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। এটা তো সহজে বন্ধ করা যায় না, কিন্তু 1 থেকে 1.5 বছর 2 বছরের মধ্যে গভর্নমেন্ট স্টেপ নিল এবং রাজ্য সরকারের স্টেপ নিল এবং পুলিশ প্রশাসন আছে, কাস্টম আছে, এগুলো বিভিন্ন রকম ডিপার্টমেন্ট আছে, যদি স্টেপ নেয় তো এই জিনিসটা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। 5 লক্ষ কোটি টাকার বিজনেস করে মোটামুটি, তো ওটা আগামী দিনে যে আমরা যদি বন্ধ করে আস্তে আস্তে এই 1-1.5 বছরের মধ্যে কমায় যদি 1.5 লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে আসি, চায়নার কুমোর এমনি ভেঙে যাবে। কেন আমাদের টাকা নিয়ে আমাদের পুরো বিজনেস, আমাদের সৈনিকের উপর গুলি চালাবে এবং ওরা নিজেরা না করে পাকিস্তানকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে আমাদের সৈনিকের উপর, আমাদের জনগণের উপরে, যেরকম করোনা ভাইরাসটা টোটাল তো ওদের বিশ্বে এই জিনিসটা পুরো বিশ্বকে কোমর ভেঙে দিচ্ছে ওরা। চাইনা দিয়ে কী করলো, ইন্ডিয়ার উপর প্রভাব পড়লো। ইন্ডিয়া কি যুদ্ধ করতে গেছে? জানেন, ইন্ডিয়া শান্তিপ্রিয় দেশ, আমরা চাই না কারোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে, কিন্তু আমাদের উপর যদি কেউ যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে আমরা তাকে ছাড়বো না। তারপরে লড়াই, চায়না যদি ভাবে যে আমরা আসলেইভাবে ছেড়ে দেবো, সেটা ছাড়বো না। আর ইন্ডিয়ান সেনারা হেভি এর জন্য খুব সক্ষম এবং আগামী দিনে দেখবেন এর জবাবটা পেয়ে যাবে। আর মোদি যেটা বলে সেটা করে দেখায়। মোদি কমিটমেন্ট লোক এবং বাজে বাজে কথা বলে না, উনি কথা কম বলে, ওই রাহুল গান্ধীর কোনো কথা বলে না। কংগ্রেস সরকার, কংগ্রেসের দিন এগুলো, কংগ্রেস যদি আগের থেকে স্টেপ নিত, নেহরু গান্ধী থেকে করে আজকে ইন্দিরা গান্ধী এবং কংগ্রেসের যত লিডার আছে, আমাদের দেশটাকে শেষ করে দিয়েছে। এই যে ভাগ, এই যে বাংলাদেশ হয়েছে পাকিস্তানের চেয়ে, এটা যদি স্টেপ নিত আগের থেকে, আজকে যে মোদি স্টেপ নিচ্ছে, তাহলে এই দেশটা ভাগ হতো না। এবং চায়নার মতন দেশ আগামী 60-70 বছর আগেই ওরা কোনোদিন হামলা করার মানে ই পাইত না। আগে গভর্নমেন্ট টোটালি অন্যকর গভর্নমেন্ট ছিল এবং কানা গভর্নমেন্ট ছিল, বাজে গভর্নমেন্ট ছিল। কংগ্রেস একটা বাজে মানে রাজনৈতিক দল,
কংগ্রেসের মতন রাজনৈতিক বাজে দল হয়ে যায়, দেশের শত্রু, দেশ বিরোধী কথা বলে, চায়নার হয়ে কথা বলে এবং পাকিস্তানের হয়ে কথা বলে এবং কিছু কমিউনিস্টও আছে জড়িত। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं सूखिया पोखरी के नारी धैर्य समिति के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। तो सीधा आपको ले चलते हैं सूखिया पोखरी और वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। और इसी बीच हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न जगहों में कैसी कैसी स्थिति जो है वो देखी जा रही है। कोरोना वायरस तो है ही और इसके साथ अन्य अन्य स्थिति जो है वो भी देखी जा रही है। जसप्रीत, बिल्कुल, अभी चलते हैं सूखिया पोखरी और देखते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरें। नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत धजे 9 नम्बर गाउँका क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूलाई स्वयंसेवी नारी एकाइद्वारा बुधबार राहत सामग्री प्रदान गरियो। क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसका परिवारहरूलाई स्वनिर्भर समूहले राहत सामग्री प्रदान गरेको जानकारी प्राप्त। और इन सभी से अगर हट करके एक छोटे से बच्चे की कलाकारी अगर हम आपको दिखाए, अभी हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की जो खबरें आ रही हैं उनसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ शांति मिले, कुछ अलग माहौल मिले। तो ऐसी ही कुछ स्थिति हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप सुनिए। नमस्कार, मैं वेदांत गटानी हूँ और मैं 16 साल का हूँ। मैं संतूर बजाता हूँ, जो कि मैंने अपने स्कूल में सीखा था। मैं ददून स्कूल देहरादून में पढ़ता हूँ। कुछ 4 साल पहले जब मेरी स्कूल में भर्ती हुई थी, तब मैंने अपने टीचर को, मेरे गुरु को, डॉक्टर पार्थराय चौधरी को ये संतूर बजाते हुए देखा था। ये सुनते ही मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि मुझे भी बजाना सीखना है। एंड कुछ 4 साल हो गए हैं जो मैं उनके अंडर सीख रहा हूँ। एंड फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया क्योंकि प्रोग्रेस हो रहा था काफ़ी एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था। एक संतूर खरीद के दिया एंड 1-2 पैर स्टिक्स भी, और अब बस सीख रहा हूँ और आपके लिए परफॉर्म करूँगा।
नमस्कार, मैं कंचन महेश्वरी जुड़ी हूँ आप सबसे एसके लाइव के साथ। दर्शकों, इस महामारी ने लॉकडाउन द्वारा आपको हमको घरों के दरवाजे बंद करके अंदर बैठा दिया, तो हम जिंदा दिलों ने अपने दिल के दरवाजों को खोलकर बाहर निकाला अपनी दबी हुई प्रतिभाओं को। समय के अभाव के कारण जो इच्छाएं, जो टैलेंट आप में दबा था, वो अब निखर के उभर के सामने आ रहा है। बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी कोई कुछ नया करने पे उतारू हैं। ऐसे कई वीडियो हमें सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों, इस महामारी के दौरान बहुत अच्छी खबरें हम चाहकर भी आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपके परेशान दिलो दिमाग को आज का डर और कल की चिंता के दूर ले जाने के लिए कुछ सुकून देने की चेष्टा हमने करी है। इसके लिए दे रहा है एसके लाइव आपको एक प्लेटफॉर्म, अपनी प्रतिभा सब तक पहुंचाने के लिए। आप सभी, खासकर बच्चे जिनमें कलाएं कूट कूट कर भरी है, अपने 3 मिनट का वीडियो बनाकर हमें सेंड करें। चुने गए वीडियोस को हम अपने चैनल पे प्रसारित करेंगे, ताकि आपकी प्रतिभा सिर्फ आपके घर तक ही नहीं, घर घर तक पहुंचे। इसके लिए आपको अपने वीडियोस हमें भेजने होंगे। हमारी ईमेल आईडी है sklivetalenthunt@gmail.com। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एसके लाइव और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि इजाफा हो ही रहा है, जो आंकड़े हैं वो दिनों दिन बढ़ ही रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट्स जो कि है वह भी सही हो रहे हैं, ज़्यादा ही है एक्टिव केसेस से। लेकिन हमें अभी भी सुरक्षा बनाए रखना है ताकि केसेस और ना बढ़े, क्योंकि दिन ब दिन केसेस आ ही रहे हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहिए, अपने घरों पर रहिए, बाहर निकलना ज़रूरी ना हो तो ना निकलिए और देखते रहिए एसके लाइव। बिल्कुल जसरी, जिस तरीके से आप बता रही हैं, साथ ही साथ जो हमने आपको दिखाया कि एक छोटा सा बच्चा अपने कला को किस तरीके से वो उभार रहा है, दिखा रहे हैं। और हमारे कांटेक्ट के नीचे अगर आप देख रहे हैं तो जो नंबर जा रहा है उस पर भी आप अपने 3 मिनट की एक वीडियो को बना करके हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि कोई भी हो, कोई भी उम्र का, और जो भी टैलेंट आप में है वो हम अपने टीवी पर और अपने जो भी सोशल मीडिया पर है वहां पर हम उसको चलाएंगे और लोगों तक आपके हुनर को पहुंचाएंगे। फिलहाल कोरोना का माहौल जो है वो काफी गर्म है, इसलिए आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने घरों पर रहें और देखते रहिए एसके लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।